नमस्कार। सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन ने क्लास 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अपना ब्लूप्रिंट सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 2022-23 इस सेशन के लिए अपनी वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर अपलोड कर दिया है। आप इजीली इस वेबसाइट पर विजिट करके इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली भी आप इस क्वेश्चन पेपर को और इसकी मार्किंग स्कीम दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम टाइम आपका 2 आवर्स रहने वाला है जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा। 50 मार्क्स का पेपर रहेगा और जैसे पहले कंप्लीट आपका 50 मार्क्स का पेपर 2 हिस्सों में डिवाइड होता था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी आपकी 10 मार्क्स की, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स आपका 40 मार्क्स का, टोटल 50 नंबर। एम्प्लॉयबिलिटी में चेंजेस हैं, पहले 5 यूनिट आती थी, इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन में केवल 3 यूनिट यहां पे कंसीडर होंगी। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में भी जो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन है वो तीनों यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 6 होंगे, कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरीके से आपके 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से 2 आएंगे 2 नंबर के, आईसीटी स्किल से 1 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एंटरप्रेन्योरियल से 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। टोटल ये 5 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, जिसमें से कोई 3 करने होंगे। इस तरीके से जो टोटल आपकी कैलकुलेशन बैठेगी वो 11 क्वेश्चन होंगे एम्प्लॉयबिलिटी के मिलाकर के, जिसमें से कोई 7 क्वेश्चन के आपको आंसर देने होंगे और ये 7 क्वेश्चन के आंसर आपके 10 मार्क्स के आंसर बनेंगे। अगर ये 10 मार्क्स का सेग्रीगेशन भी आपको देखना है तो इजीली समझ में आएगा कि 6 क्वेश्चन आपके टोटल आएंगे 1 मार्क के, जिसमें से कोई 4 अटेम्प्ट करने होंगे जिसके 4 मार्क्स होंगे। इसी तरीके से 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, लेकिन कोई 3 अटेम्प्ट करने होंगे। 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है तो 3 2 जा 6, तो 4 नंबर आपके 1 नंबर के क्वेश्चन से और 6 नंबर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन से, तो टोटल 10 मार्क्स का आपका ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कंप्लीट होता है। अब आते हैं 40 मार्क्स का सेग्रीगेशन, देखते हैं किस तरीके से 40 नंबर हमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में डिवाइड किए हैं। तो यहां पे भी आपकी 4 यूनिट जो है आपके फाइनल एग्जाम में कंसिडर होंगी। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एआई, यूनिट नंबर 2 एआई प्रोजेक्ट साइकिल, यूनिट नंबर 6 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यूनिट नंबर 7 इवैल्यूएशन। तो ये चारों आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट हैं जो आपकी थ्योरी एग्जाम में असेस होंगी। इंट्रोडक्शन टू एआई में भी 1 मार्क के क्वेश्चन की बात करें तो इन चारों यूनिट से 6 क्वेश्चन यहां पे आएंगे। टोटल 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई 20 आपको सॉल्व करने हैं वहां पर एग्जाम में, और इस तरीके से 1 नंबर के 24 क्वेश्चन 20 करने हैं, तो 20 नंबर आपके 1 नंबर के क्वेश्चन से होंगे यहां पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के। उसके बाद आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू एआई से 2 क्वेश्चन, एआई प्रोजेक्ट साइकिल से 1, एनएलपी से 2, इवैल्यूएशन से 1। आफ्टर दैट 4 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू एआई आपका 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, एआई प्रोजेक्ट साइकिल, एनएलपी और इवैल्यूएशन रेस्ट से 1-1 क्वेश्चन आएगा। टोटल 5 होंगे, कोई 3 अटेम्प्ट करने होंगे। तो अगर देखा जाए सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से आ रहे हैं तो वो आपके इंट्रोडक्शन टू एआई चैप्टर से आ रहे हैं, इस यूनिट से आ रहे हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है, जबकि एआई प्रोजेक्ट साइकिल से टोटल 8 है, एनएलपी से 9 है और इवैल्यूएशन से 8 है। वेटेज जो है इसमें इंट्रोडक्शन टू एआई का सबसे ज्यादा दिख रहा है। हर एक टॉपिक का अपना वेटेज है, लेकिन हमें तो सबकी तैयारी करके चलना है। ऐसे मिलाकर के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कोई 27 आपको अटेम्प्ट करने होंगे और ये 40 मार्क्स के आपके बैठेंगे। आगे देखते हैं डीप में कि किस तरीके का जो पैटर्न है, सीक्वेंस है, वो रहने वाला है। कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये बात मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप अपने फाइनल एग्जाम में बैठते हैं, बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं या किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, तो जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको एक बार हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम क्वेश्चंस दे रहे होते हैं, एग्जाम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम बीच में फिर कई बार हमें डाउट होता है, तो वो हमारे बाकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं अगर हम जर्नल इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लेते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि 21 क्वेश्चन है सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो हिस्सों में ये पेपर डिवाइड होगा। और उसके बाद में ये जो 21 क्वेश्चन है इसमें भी आउट ऑफ द गिवन 21 क्वेश्चन अ कैंडिडेट हैज टू आंसर 15 क्वेश्चन। 21 में से कोई 15 क्वेश्चन करने हैं, 2 घंटे का टाइम अलॉट होगा। सेक्शन ए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ये 24 नंबर के क्वेश्चन होगा टोटल। तो इस सेक्शन में 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेक्शन ए के अंदर। मैक्सिमम जो अलॉटेड मार्क्स हैं वो क्वेश्चन के सामने दिए होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। डू एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन, और जैसी इंस्ट्रक्शन आपको पेपर में क्वेश्चंस के बारे में टाइम टू टाइम आपको दिखेगी, उसी तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। सेक्शन बी के बारे में बात करें तो ये सेक्शन में 16 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं। यहां से हमारा सेक्शन ए शुरू होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के यहां पर क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में भी हमारे कुछ 6 क्वेश्चन है जिनमें से हमें कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रांजलि गेट्स अप एट 5 AM and goes to her badminton classes. Then she comes home and finishes her homework before going to school. She does this all by herself. No one tells her to do it. This is an example of. क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में आंसर आ गया होगा कि प्रांजलि जो 5 बजे सुबह उठती है बैडमिंटन क्लासेस के लिए और अपना काम भी फिनिश करती है, होमवर्क भी फिनिश करती है स्कूल जाने से पहले, और ये सब कुछ वो अपने आप से करती है, कोई उसे कहता नहीं है। तो ये किस तरीके का मोटिवेशन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर है आपका सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन से ही वो ये सारे काम कर पा रही है। और हमें से भी बहुत सारे लोग सेल्फ मोटिवेशन से ही सारे काम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज स्ट्रेस? स्ट्रेस का कारण क्या हो सकता है? तो चारों ऑप्शन देख के बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना। ये शायद अगर कोई छोटी क्लास का बच्चा भी हो तो शायद वो आइडेंटिफिकेशन इजीली कर लेगा। योगा एंड मेडिटेशन, ड्राइविंग ड्यूरिंग रश आवर, ऑर्गेनाइज्ड एकेडमिक लाइफ, एंजॉयिंग हॉलीडेज विद फैमिली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, ड्राइविंग ड्यूरिंग रश आवर, ये स्ट्रेस का रीजन हो सकता है। बाकी सारे जो ऑप्शन है ए, सी और डी, ये सब स्ट्रेस को रिलीज करने के स्टेप्स हैं, ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए स्टेप्स हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the term used when you quickly click the left mouse button twice? आप अपने माउस से जब लेफ्ट बटन को क्विकली बार बार प्रेस करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? होवर, ड्रैग एंड ड्रॉप, डबल क्लिकिंग या मूविंग? तो बहुत इजी है, डबल क्लिकिंग हम इसको कहते हैं कि जब हम गलती से या कई बार हमारा सिस्टम कई बार हैंग करने लगता है या हमें बहुत जल्दी होती है किसी ऑप्शन को खोलने के लिए, तो हम माउस के लेफ्ट बटन को बार बार प्रेस करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रवि लर्न दैट इफ अ लैपटॉप गेट्स ओवरहीटेड द इंटरनल पार्ट्स गेट डैमेज्ड। व्हाट हैपेंस इफ ही लीव्स हिज डिवाइस प्लग्ड इन इवन आफ्टर इट इज चार्ज्ड 100%? अब रवि ने सीखा है कि अगर लैपटॉप ओवरहीट हो जाता है तो उसके इंटरनल पार्ट्स जो हैं डैमेज होते हैं। अगर चार्जर उसने लैपटॉप के साथ कनेक्ट रखा हुआ है और बैटरी 100% चार्ज हो गई है तो क्या होगा? इट कैन ब्रेक, इट कैन स्टॉप फंक्शनिंग, इट कैन ओवरहीट, डेटा कैन गेट करप्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इट कैन ओवरहीट। ये गर्म हो सकता है और ओवरहीट हो सकता है, और ओवरहीट की कैटेगरी में दूसरे बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सृष्टि इज अ यंग वुमन हु मेक्स इयररिंग्स। शी बायज जूट फ्रॉम अ फार्मर एंड मेक्स इयररिंग्स फ्रॉम दैट। शी सीज दैट मोस्ट वुमन इन हर विलेज डू नॉट वर्क, सो शी हायर्स 2 वुमन टू हेल्प हर। एज हर ऑर्डर्स इंक्रीजेस, शी हायर्स 3 मोर वुमन टू वर्क फॉर हर। हाउ वॉज शी हेल्पिंग हर विलेज ग्रो? तो सृष्टि एक यंग वुमेन है जिसने इयररिंग्स बनाना शुरू किया, कानों के कुंडल बनाने शुरू किए। उसने जूट खरीदा किसानों से और उसकी इयररिंग्स बनानी शुरू की। उसने देखा कि जो गांव की महिलाएं हैं वो कुछ काम नहीं करती हैं, तो उसने उनमें से 2 लेडीज को हायर किया और उनसे इयररिंग्स बनवाने शुरू किए। जैसे जैसे उसकी इयररिंग्स के ऑर्डर आने ज़्यादा शुरू हुए,
तो उसने और लेडीज़ों को उसमें हायर किया और उसने सोचा कि ये जो विलेज है वो ग्रो करे। अब हमें ये बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन है जिसकी हेल्प से उसका जो विलेज है वो ग्रो कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है बाय सेलिंग इयररिंग्स टू वुमेन विदाउट अ जॉब, बाय परचेजिंग इयररिंग फ्रॉम द लोकल मार्केट, बाय buying jute from the local farmer, and by providing jobs to local women, by attracting the woman in her village with her creative earrings. तो ऑप्शन नंबर सी, by buying jute from the local farmer and by providing jobs to local women. तो जूट को किसानों से, लोकल किसानों से खरीदना और वहीं की महिलाओं को जॉब देना। तो इन दोनों तरीके से जो सृष्टि है वो एक एंटरप्रेन्योर भी है, वो वहां के लोकल फार्मर को भी हेल्प कर रही है और वहां की लोकल वुमेन्स को भी हेल्प कर रही है, उन्हें भी जॉब दे रही है। तो यहां पर ये ऑप्शन नंबर सी सबसे ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है जो उसके विलेज को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। मैरी हैज 2 पीपल हु वर्क फॉर हर। एवरी डे शी स्पेंड्स 1 आवर विद देम टू लर्न अबाउट व्हाट दे हैव डन दैट डे। अब 2 वर्कर हैं, 2 लोगों ने उसने हायर किए हैं और उन 2 लोगों के साथ में वो 1 घंटा अपना इन्वेस्ट करती है और ये देखती है कि उन्होंने पूरे दिन भर में क्या काम किया है। तो ये एक्चुअल में है क्या? क्रिएट्स अ न्यू प्रोडक्ट, वो कोई नया प्रोडक्ट बनाना सीख रही है, इनकम को डिवाइड करना सीख रही है, या बिजनेस को मैनेज कर रही है, या वो रिस्क ले रही है। तो इसमें सूटेबल ऑप्शन नंबर सी है, मैनेजेस द बिजनेस। मैरी ऐसा करके उन लोगों के साथ में अपना 1 घंटा इन्वेस्ट करके वो बिजनेस चलाना सीख रही है कि एक्चुअल में कि अगर उन्होंने कहा कि पूरे दिन भर में हमने ये काम किया, तो वो 1 घंटे में ये समझ सके कि ये जो वर्कर्स हैं जो ये बात कह रहे हैं वो रियल में वो काम फुल डे को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। बिजनेस को मैनेज करने का फंडा देख रही है। डैश एंड डैश आर AI बायस्ड एप्लीकेशंस दैट हेल्प अस इन नेविगेशन। नेविगेशन में AI बेस्ड एप्लीकेशंस के नाम आपको बताने हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम अगर देखें तो ऐसे कोई भी एप्लीकेशन जो नेविगेशन में आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लाइक गूगल मैप्स है, ओला है, उबर है, ये कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो नेविगेशन फीचर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं। या हम उसमें रैपिडो ऐप है, आप और भी कुछ ऐप्स के नाम यहाँ डाल सकते हैं जिनमें लगता है कि नेविगेशन उसमें यूज़ आती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन ये काम करती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों में कोई भी आप ऑप्शन फिल कर सकते हैं। सेकंड आते हैं, दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस मेजर्स one's awareness of the natural world around them and their sensitivities to any changes that occur. It allows us to identify the variation among 2 different species and understand how they are related. Identify the type of intelligence described in the above sentence. तो ऊपर किस इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है? वो आपकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। ये एक नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस है और ये इसका बेस्ट सूटेबल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं जो कि सेकंड का थर्ड पार्ट है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि बोर्ड का पेपर किस तरीके का आने वाला है, उसकी पूरी की पूरी झलक आपको यहां इस सैंपल पेपर में दिख रही है। पहली स्टेटमेंट है, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग, डीप लर्निंग इज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ AI एंड ML। तो कौन सी वो स्टेटमेंट है जो यहां पर आपको इनकरेक्ट नजर आ रही है? तो यहां पे आपका स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 2 मशीन लर्निंग जो कि डीप लर्निंग का सबसेट बताया है, ये बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है जबकि मशीन लर्निंग कोई सबसेट नहीं है डीप लर्निंग का। स्टेटमेंट 3 कहती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग, कि AI डीप लर्निंग का सबसेट है,
नहीं, एआई तो सब दोनों के ऊपर एक अपना हेड है जिसके अंदर एमएल और डीएल दोनों फीचर आती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं, सर्च इंजिन्स नॉट ओनली प्रेडिक्ट व्हाट पॉपुलर सर्चेज मे अप्लाई टू योर क्वेरी as you start typing, but it looks at the whole picture and recognize what you are trying to say rather than the exact search word. This is an example of. तो जब हम किसी भी सर्च इंजन पर कुछ सर्च करते हैं तो केवल जो हमने वर्ड टाइप किया है वो उसको सर्च करना नहीं शुरू करता, बल्कि वो उससे रिलेटेड आप कुछ और भी सर्च कर सकते हैं, उसको भी वो ध्यान में रखता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? कंप्यूटर विजन, डेटा साइंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये इसका अपना एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हेन अ यूजर इंस्टॉल्स एन ऐप इन द स्मार्टफोन, इट आस्क्स फॉर एक्सेस टू गैलरी, कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा। आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस, it gives the user agreement which most users accept without realizing the implications. What is the concern here? तो आपके स्मार्टफोन पे आपसे कई बार परमिशन लेकर के बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं वो डेटा का एक्सेस मांगती हैं, गैलरी का एक्सेस मांगती हैं, कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगती हैं। तो अगर हम बात करें तो ये किसका कंसर्न है? डेटा प्राइवेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, एआई बायस या कोई कंसर्न ही नहीं है? तो करेक्ट आंसर है इसका ए, डेटा प्राइवेसी। क्योंकि जब आप कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं और उसे किसी और दूसरे आपके ऐप्स की जरूरत है तो इट मींस वो उस ऐप को कंट्रोल करके उस डेटा को ले रही है, यूज कर रही है, और ये आपकी डेटा प्राइवेसी से सीधे सीधे रिलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वी कांट मेक गुड डिसीजन विदाउट इंफॉर्मेशन। ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। आप एक अच्छा डिसीजन तभी ले सकते हैं जब आपके पास में इंफॉर्मेशन होगी, डेटा होगा और एक ऑथेंटिक डेटा होगा। यहां पे आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में केवल ए बी सी डी ऐसे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं, यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स ऐसी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6। यहां पे भी आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, 6 क्वेश्चन दिए होंगे। डैश हेल्प्स अस टू समराइज ऑल द की पॉइंट्स इनटू वन सिंगल टेम्पलेट टू दैट इन फ्यूचर whenever there is a need to look back at the basis of the problem, we can take a look at this and understand the key elements of it. तो जब हम 5 स्टेज पूरी कर लेते हैं AI प्रोजेक्ट साइकिल की, तो वहां पे हम कौन सा एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सबका पूरा का पूरा एक समरी आ जाती है? तो सही आंसर है प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। ये वो टेम्पलेट होता है जिसमें हम पूरा का पूरा एक सोल्यूशन, क्वेश्चन, प्रॉब्लम और क्या प्रोसेस है वो पूरा का पूरा इसमें लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दिव्या वाज लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स, शी अंडरस्टूड दैट देयर वर 3 लेयर्स इन अ न्यूरल नेटवर्क, हेल्प हर आइडेंटिफाई द लेयर दैट डज प्रोसेसिंग इन द न्यूरल नेटवर्क। अब दिव्या को पता चल गया कि न्यूरल नेटवर्क में 3 लेयर होती हैं। आपको बताना है कि जो लेयर प्रोसेसिंग का काम करती है उस लेयर का क्या नाम है? आउटपुट लेयर, हिडन लेयर, इनपुट लेयर या डेटा लेयर? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हिडन लेयर। तो जो भी आपके एनएलपी के प्रोसेस में प्रोसेसिंग में रहती हैं वो सब हिडन लेयर्स में ही काम हो रहा होता है। नेक्स्ट आता है, स्मिता इज वर्किंग ऑन एन प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व्स ओवर अ लैक ऑफ रिकॉर्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड शी यूज टू मेक द बेस्ट प्रोजेक्ट? तो वो कौन सा तरीका अपनाए अपने लाखों के रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए? ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग यूज करे, मैनुअल प्रोसेसिंग यूज करे, आईओटी का इस्तेमाल करे या न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करे? तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी, न्यूरल नेटवर्क्स उसको हेल्प करेगा लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए या उससे ऊपर के रिकॉर्ड्स को, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर बेटर एफिशिएंसी ऑफ एन एआई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग डेटा शुड बी। अगर आपको एक अच्छी एफिशिएंसी चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए,
तो ट्रेनिंग डेटा कैसा होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए, स्कैटर्ड होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए या ऑथेंटिक होना चाहिए? तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर के बारे में, तो यहाँ पे है कि हमारा डेटा रेलेवेंट होना चाहिए और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा डेटा रेलेवेंट होगा और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा तो हम अपने डेटा की जो एक प्रोजेक्ट है, जो हम मॉडल बना रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी को अच्छे से जज कर पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे। रेलेवेंट होगा तो रिजल्ट के बारे में हमें पता होगा, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड होगा तो वो उस ऑर्डर में ही रिजल्ट हमें निकाल के देगा जिस रिजल्ट को हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द डैश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यूयॉर्क इन द ईयर 2015। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको इतना सुनते ही आंसर याद आ गया होगा कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो आंसर इसका है 17। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो 2015 में लिए गए और 2030 तक इनको पूरा करने का लक्ष्य लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिफाई द एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द गिवन ग्राफ। आपको पहचानना है ये कौन सी एल्गोरिथम का पार्ट है। तो उसका सही आंसर है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में ही इस तरीके के राउंड सर्कल में आपके जो डेटास को कलेक्ट कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे भी आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई 5 करने हैं। पहला क्वेश्चन फिलिप्स का है। डैश हेल्प्स इन असाइनिंग अ प्री डिफाइंड कैटेगरी टू अ डॉक्यूमेंट, ऑर्गेनाइज it in such a way that helps customers to find information they want. For example, spam filtering in email, auto tagging on social media, categorization of news articles, etc. तो डेटा को मैनेज करने के लिए यहाँ पे हम जिस टेक्निक की बात कर रहे हैं वो है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के थ्रू हम कैटेगराइजेशन, ईमेल फिल्टरिंग या रिलेटेड टू टेक्स्ट डेटा जो वेब पर है उसको फिल्टर करने में हमें इजीनेस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डेटा यूज्ड बाय एनएलपी एप्लीकेशन। एनएलपी एप्लीकेशन में किस टाइप का डेटा यूज होता है? आंसर है इसका टेक्स्ट एंड स्पीच, क्योंकि बात हो रही है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ayushi was learning about NLP. She wanted to know the term used for the whole textual data from all the document altogether. Help her in identifying the term used for it. तो कौन सी टर्म है जिसमें सीधे सीधे आपके टेक्सचुअल डेटा के बारे में बात हो रही होती है? तो उसका सही आंसर है कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TF-IDF? तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉर्पस कंटेन 12 डॉक्यूमेंट, हाउ मेनी डॉक्यूमेंट वेक्टर्स विल बी देयर फॉर द कॉर्पस? तो कॉर्पस में 12 डॉक्यूमेंट हैं, तो अब उसके लिए आपको बताना है कि कितने डॉक्यूमेंट वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। Identify the type of chatbot with the information given below. आपको बताना है कि ये कौन सा चैटबॉट है। These bots work on a pre-programmed instructions inside the application machines and are generally easy to develop. They are developed in the customer care section of various companies. Their job is to answer some basic queries that they are coded for and connect them to human executive once they are enabled to handle the conversation. जब एग्जीक्यूटिव अवेलेबल नहीं है जो आपके क्वेश्चन का आंसर दे सके, वहां पर फिर ये चैटबॉट अवेलेबल होते हैं जो आपको रिप्लाई करते हैं आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बेस पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। तो अब हम बात करेंगे एनएलपी को लेकर के, इवैल्यूएशन स्टेज को लेकर के। पहला क्वेश्चन है, द आउटपुट गिवन बाय द एआई मशीन इज नॉन एज। अगर एआई मशीन से कोई आउटपुट आ रहा है तो आप उसे क्या बोलेंगे? यहां पे 2 ऑप्शन भी हैं, तो सही आंसर है प्रेडिक्शन। डैश इज यूज्ड टू रिकॉर्ड
द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है और उसके रिजल्ट को रिकॉर्ड किया जा रहा है कि प्रिडिक्शन और रियलिटी में क्या आपका रिजल्ट कंपैरिजन है। इट इज नॉट एन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बट अ रिकॉर्ड विच कैन हेल्प इन इवैल्यूएशन। तो रियलिटी में कितना आंसर है और प्रिडिक्शन करके कितना आंसर आया, तो यहाँ पर ये जो एक रिकॉर्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा सही स्टेप आएगा या वो क्या तरीका होगा जब ये जो कंपैरिजन रिजल्ट्स को हम मेंटेन करते हैं, तो इसका सही आंसर है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो रिकॉर्ड जिसमें आपका कंपैरिजन डेटा होता है प्रिडिक्शन का और रियलिटी का। रौनक was learning the conditions that make up the confusion matrix. He came across a scenario in which the machine that was supposed to predict an animal was always predicting not an animal. What is the condition called? तो confusion matrix की एक टर्म जिसमें एक एनिमल को वो हमेशा एक एनिमल नहीं मानता है, तो ये कौन सी कंडीशन का यहाँ पे पार्ट आता है? तो ऑप्शन ए फॉल्स पॉजिटिव, कि वो उसको प्रिडिक्शन को इस तरीके से मान करके अज्यूम करके चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू इवैल्यूएशन मेथड्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट F1 स्कोर। F1 स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए कौन से आपको दो इवैल्यूएशन मेथड की जरूरत होती है? तो वो दो मेथड हैं आपके प्रिसीशन एंड रिकॉल मेथड, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओवरफिटिंग मॉडल्स। ओवरफिटिंग मॉडल्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो वो है द ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड टेस्ट एक्यूरेसी बोथ आर लो। ये दोनों लो रहे, ये स्टेटमेंट ओवरफिट नहीं होती आपके मॉडल्स को लेकर के और ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रिया वॉज कंफ्यूज्ड विद द टर्म्स यूज्ड इन द एवेल्युएशन स्टेज, सजेस्ट हर द टर्म यूज्ड फॉर द परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन आउट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस टर्म के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है एक्यूरेसी टर्म। एक्यूरेसी टर्म से ही हम इवैल्यूएशन स्टेज के अंदर देखते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन का जो परसेंटेज है वो किस लेवल पे कैलकुलेट हो रहा है। यहां पे टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या ये कह सकते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन है फिनिश होते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी जो कि आपका लिखने का सेक्शन है। इसमें टिक मार्क या फिलअप्स या ऐसे क्वेश्चन से बढ़कर के क्वेश्चन जिसमें आपको नंबर ऑफ लाइंस लिखने की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मिलेंगे एम्प्लॉयबिलिटी के और कोई 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 6 नंबर के यहाँ पे आपको ये 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, ऊपर आपने 4 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इस तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी आपकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पार्ट में कवर होगी और 10 नंबर का पेपर आपका इससे बनेगा। इन स्मार्ट गोल्स व्हाट डज ए स्टैंड फॉर। ए का मतलब यहां पर अचीवेबल से है और आप अचीवेबल को एक्सप्लेन करेंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए और 1 नंबर मिलेगा आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है समीरा इज ऑलवेज पंक्चुअल एट स्कूल, शी हैज अ रेगुलर शेड्यूल दैट शी फॉलोज एवरी डे, शी प्लान्स फॉर स्टडी एंड प्ले टाइम इन एडवांस, एनलिस्ट द 4 steps Samira must have followed for effective time management। तो क्वेश्चन तो सीधा सा है कि टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से इफेक्टिवली फॉलो किया जा सकता है। समीरी का एग्जाम्पल है तो ये एक तरीके से आपका केस स्टडी से रिलेटेड भी कह सकते हैं छोटा सा, और ये आपका सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर की बात करते हैं तो जो 4 स्टेप हैं आप कोई भी स्टेप फॉलो कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल, ट्रैक। ये 4 स्टेप हैं जिनकी हेल्प से वो अपने पूरे के पूरे टाइम मैनेजमेंट को मैनेज कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एनलिस्ट एनी 2 मेथड्स टू प्रोटेक्ट आवर डेटा ऑन अ कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर में डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मेथड हो सकते हैं? लाइक
पासवर्ड डालिए अपने कंप्यूटर पे, एंटीवायरस डालिए, फायरवॉल डालिए, डेटा को एनक्रिप्ट रखिए, सिक्योर वेबसाइट्स का यूज करिए और अननेसेसरी कोई और आप हार्डवेयर डिवाइस को अपने सिस्टम पे लगाने से बचिए। लाइक आप किसी को नहीं जानते हैं और आप उसकी पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं, या कोई नॉन वन भी है, तो कितनी रिक्वायरमेंट है कि आप एक्सटर्नल डिवाइस लगा के डेटा शेयर करें। तो इन सब चीजों से बचेंगे तो हम अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस, मेंशन एनी 2 पॉइंट्स। तो एंटरप्रेन्योर के कोई 2 फंक्शन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, लाइक फुलफिल कस्टमर नीड्स, use local materials, help society, create jobs, sharing of wealth, lower price of product। तो ये कुछ फंक्शन है एंटरप्रेन्योर के बारे में। राज has a small convenience store in his locality. There are many other convenience store in the area. Yet Raj store survive the competition and does well. Which stage of an entrepreneur career process can you relate this to? Explain। तो राज का एक छोटा सा स्टोर है और वहां पे और भी स्टोर हैं उसी के जैसे, लेकिन वो उनको compete कर रहा है और सरवाइव कर पा रहा है। तो ये कौन सी स्टेज है एंटरप्रेन्योर के प्रोसेस में, उसको एक्सप्लेन करना है। तो इस सिनारियो के अकॉर्डिंग जिस स्टेज के बारे में बात हो रही है वो स्टेज है आपकी सर्वाइव स्टेज, जिसमें आपको अपने कंपटीटर्स के साथ में अपने आप को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना होता है। और जो बिजनेस सरवाइव कर जाता है फिर वो आगे धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट आते हैं, यहां पे भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू यू अंडरस्टैंड वेदर अ मशीन एप्लीकेशन इज एआई बेस्ड और नॉट। आप कैसे पता करेंगे कि कोई मशीन एआई बेस्ड है या नहीं है। तो इसका बहुत सीधा सा आंसर है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन होती हैं उन्हें डेटा के थ्रू ट्रेन किया जाता है और वो खुद से डिसीजन लेने की क्षमता रखती हैं आपके दिए हुए ट्रेनिंग डेटा के बेस पर। एक एग्जांपल है कि अगर सिंगल बोट के बारे में बात करते हैं तो वो एक ऑटोमेटेड मशीन तो होती है, लेकिन वो डेटा के साथ में ट्रेंड मशीन नहीं होती। जबकि एक चैटबॉट के बारे में बात करते हैं तो चैटबॉट एक ट्रेंड मशीन होती है, डेटा के साथ ट्रेन किया जाता है जब वो हमें आंसर करती है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ यू डू एन इमेज सर्च फॉर वेरिएशंस ऑन अ पॉपुलर सर्च इंजन, द फर्स्ट फ्यू सर्चेस मोस्टली रिटर्न द पिक्चर ऑफ बीचेस, व्हाट इज द कंसर्न हियर, एक्सप्लेन। जब आप उस सर्च इंजन में कुछ सर्च करते हैं और कई बार आप हॉलीडेज के लिए सर्च करते हैं, वेकेशंस के लिए सर्च करते हैं, तो आपको बीचेस की फोटो, जो समुद्र का किनारा है, वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या कंसर्न है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो आपकी समझ में आ गया होगा, ये कंसर्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस टर्म का। दिस इज कॉल्ड एआई बायस। तो जो डेवलपर है जिसने इसके लिए एल्गोरिथम लिखी है, जब किसी ने सर्च इंजन पे वैकेशन डाला होगा तो ये डिपेंड करेगा कि डेवलपर को लगा होगा कि वैकेशन का मतलब क्या है, तो उसको उसने बीचेस के साथ में रिलेट किया। क्योंकि मशीन अपने आप से बायस नहीं हो सकती, मशीन बायस हो सकती है डेवलपर की एल्गोरिथम के बेस्ड पे। जब ये एल्गोरिथम लिखी जा रही होगी तो वहां वैकेशन के साथ में ऐसे कुछ वर्ड्स को जोड़ा गया होगा, और जब आप इमेज सर्च कर रहे हैं तो उन्हीं इमेजेस को वहां पे डिस्प्ले किया जा रहा है। Question number 13, Suhana works for a company wherein she was assigned the task of developing a project using AI project cycle. She knew that the first stage was scoping the problem. Help her list the remaining stages. तो आपको बाकी के स्टेजेस के बारे में बताना है। 5 स्टेजेस हैं। प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज है, डाटा एक्विजिशन स्टेज है, डेटा एक्सप्लोरेशन है, आपका मॉडलिंग स्टेज है और इवैल्यूएशन स्टेज है। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग के बारे में क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, रेस्ट 4 के बारे में आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी द रिजल्ट्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ द टर्म हैप्पीली इन द प्रोसेस ऑफ स्टेमिंग एंड लैम्बिटाइजेशन, व्हिच प्रोसेस टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। कौन सा स्टेज है जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा स्टेमिंग और लैम्बिटाइजेशन के दौरान में। तो यहाँ पे स्टेमिंग लैमिटाइजेशन में हैप्पीली,
हैप्पी और हैप्पी। ये जो प्रोसेस है इसको इस तरीके से समझने का, ये आपका सबसे ज्यादा टाइम लेगा। एग्जीक्यूशन इज लेमिटाइजेशन। तो लेमिटाइजेशन जो प्रोसेस है जिसमें हम टेक्स्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे आपका लेने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिदम। बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिदम से हमें क्या मिलने वाला है? तो बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिदम से दो चीजें मिलने वाली हैं। नंबर एक, वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स फॉर द कॉर्पस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वर्ड्स। तो ये दोनों चीजें हम बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिदम से गेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पीपल ऑफ अ विलेज आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फार्मर्स फॉर देयर डेली फूड आइटम्स। Farmers grow new seeds by checking the weather condition every year. An AI model is being deployed in the village which predicts the chances of heavy rain to alert farmers, which helps them in doing the farming at the right time. Which evaluation parameter out of precision, recall, and F1 score is best to evaluate the performance of the AI model? तो अगर एक एआई मॉडल बनाया जाए जो गांव में बता सके कि भाई सबसे ज्यादा बारिश कब होने वाली है, जिससे आपके किसान जो है वो अलर्ट मोड पे आ जाएं, तो इन तीन मेथड में कौन सा मेथड सबसे ज्यादा बेस्ट है इवैल्यूएशन टेक्निक में? नंबर एक है प्रिसिशन, सेकंड है रिकॉल और थर्ड है F1। तो सबसे बेस्ट मेथड आपको F1 है यहाँ पर, और फिर उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी करना है कि किस तरीके से F1 जो है आपका इन सब दोनों मेथड से बेस्ट है। तो ये भी कह सकते हैं दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन करते हुए कमियां बतानी है, फिर F1 स्कोर के बारे में आपको बताना है कि किस तरीके से सूट करेगा और किस तरीके से प्रिसिशन और रिकॉल दोनों में बैलेंस करते हुए बेस्ट एक्यूरेसी के साथ में रिजल्ट निकाल के देगा। अश्वथ इज अमेज्ड टू लर्न अबाउट हिज सिस्टर अनन्या हु इज मल्टी टैलेंटेड एंड हैज एक्सेल्ड इन एकेडमिक्स, music, dancing, sports, and painting. He was quite curious when Ananya told him that he too possessed all these intelligence like every human being does, but only at different levels. He wondered which intelligence she was talking about. Can you help Ashwath in learning about different types of intelligence by naming and explaining any 4 types of intelligences? तो 9 टाइप की इंटेलिजेंस होती है, कोई भी 4 टाइप की इंटेलिजेंस आपको एक्सप्लेन करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और 4 नंबर आपको यहाँ पे ले लेने हैं। मैथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, इसी तरीके से आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल है, एग्जिस्टेंशियल है। आप कोई भी 4 इंटेलिजेंस यहाँ पे एक्सप्लेन करके अपने मार्क्स को ओके कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। Samarth attended a seminar on artificial intelligence and has now been asked to write a report on his learning from the seminar. Being a non-technical person, he understood that the AI-enabled machine uses data of different format in many of the daily based applications, but failed to sync it with the right terminologies that express the details. Help Samarth define artificial intelligence, list the 3 domains of AI and the data that is used in these domains. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है, लेकिन सिंपल सा आंसर ये है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बतानी है कि एक्चुअल में एआई है क्या। हम सबसे ज्यादा कहते हैं कि एआई वो टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सके, उसकी डुप्लीकेशन कर सके, डिसीजन ले सके, प्रेडिक्शन निकाल सके, भविष्यवाणी कर सके फ्यूचर में क्या होने वाला है, और अपनी गलतियों से सीखे, खुद से सीखे और एक इंप्रूवमेंट करके लेकर के आए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आपको लिख देनी है। उसके बाद में आपको पता है कि हम 3 डोमेन के बारे में बात करते हैं, तो वो है आपका डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तीनों को आप एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे तो इनके आपको नंबर मिलेंगे
और 1 नंबर आपका AI की डेफिनेशन पार्ट का हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। न्यूरल नेटवर्क्स आर सेड टू बी मॉडल्ड द वे हाउ neurons in the human brain behave. A similar system is mimicked by the AI machine to perform certain tasks. Explain how neural networks work in an AI model and mention any 3 features of neural networks. तो यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है और उसकी कौन सी 3 फीचर हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो पहली फीचर है they are able to extract data features automatically without needing the input of programmer. तो सबसे बढ़िया बात तो यही है कि डेटा का एक्सट्रैक्शन ये कर लेता है। A neural network is essentially a system of organized machine learning algorithm to perform certain tasks. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बेस पे बहुत सारे टास्कों को ये अपने आप से परफॉर्म करता है। It is a fast and efficient way to solve problems for which the data set is very large, such as an images. तो जब बड़ी संख्या में डेटा होता है और इमेजेस का डेटा अगर मान के चलें तो उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट निकाल के बहुत जल्दी से दे करके करने का काम ये न्यूरल नेटवर्क की टेक्निक करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है समीक्षा अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th was exploring the NLP, natural language processing. She got stuck while performing the text normalization. Help her to normalize the text on the segmented sentence. तो डॉक्यूमेंट 1 में लिखा है आकाश एंड अजय आर बेस्ट फ्रेंड्स. आकाश लाइक्स टू प्ले फुटबॉल बट अजय प्रेफर्स टू प्ले ऑनलाइन गेम्स. तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन की स्टेज में क्या क्या आता है? तो पहली स्टेज है आपकी टोकनाइजेशन, जिसमें हर एक वर्ड के बाद में कॉमा हम यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद में रिमूवेबल ऑफ स्टॉप वर्ड्स, तो जो भी आपके एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जिनकी जरूरत नहीं है, केवल मेन वर्ड्स को यहाँ पे फोकस किया गया है, जैसे इसमें यहाँ पे आर और टू इन वर्ड्स को हटा दिया है। फिर आता है कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस, तो कोई कैपिटल केस में लिखा है, कोई स्मॉल केस में लिखा है, तो सबको एक कॉमन केस के अंदर कन्वर्ट कर लिया गया। आपको पढ़ाया भी है कि 4 तरीके के केस होते हैं, सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, टाइटल केस होता है। तो एक कॉमन केस में उसको कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद फिर हमने अजम्पशन देगी कि किस तरीके से यहाँ पे वो जो परफेक्ट वर्डिंग है वो बन रही है, जैसे आकाश अजय बेस्ट फ्रेंड, आकाश लाइक प्ले फुटबॉल, अजय प्रेफर प्ले ऑनलाइन गेम। तो इस तरीके से टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में 4 स्टेज हैं: टोकनाइजेशन, रिमूवेबल ऑफ स्टॉप वर्ड्स, कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस, स्टेमिंग या लेमिटाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। ऑटोमेटेड ट्रेड इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड एन AI मॉडल which predicts the selling and purchasing of automobiles. During testing, the AI model come up with the following prediction. एक AI मॉडल बनाया गया ऑटोमेटेड इंडस्ट्री को लेकर के कि किस तरीके से लोग सोचते हैं उनकी परचेजिंग को लेकर के। तो ये आपका एक प्रिडिक्टेड और रियलिटी दोनों का डेटा है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स है जिसमें आपके फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट दी हुई हैं और दोनों की डेटा की क्वांटिटी भी दी है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल टेस्ट हैव बीन परफॉर्म्ड इन द अबव सिनेरियो। तो टोटल टेस्ट आपको काउंट करने हैं, तो उसको काउंट करने का सिंपल तरीका ये है कि जितने भी आपके ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव स्टेटमेंट के रिजल्ट्स हैं उनको जोड़ देना है, या ये कह सकते हैं कि इन सब का टोटल कर देना है। तो टोटल आपका 100 आएगा, तो 100 टोटल केसेस होंगे जो परफॉर्म किए जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि आपको कैलकुलेट करना है प्रिसिशन, रिकॉल और F1 स्कोर। तो जो प्रिसिशन आप निकालने वाले हैं तो उसका एक फॉर्मूला है कि जो आपका टोटल पॉजिटिव है वो टोटल पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव के टोटल से डिवाइड किया जाएगा। तो आंसर आपका कुछ बैठेगा 0.7 के इक्विवेलेंट। इसी तरीके से रिकॉल का प्रोसेस है, उसको टोटल पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव स्टेटमेंट से टोटल पॉजिटिव को डिवाइड किया जाएगा। इसका ये अपना फॉर्मूला है जो कि आपका 0.92 समथिंग बैठेगा। और F1 स्कोर निकालना है तो पहले आपको प्रिसिशन और रिकॉल दोनों निकालने पड़ेंगे।
ये फॉर्मूला आपका होता है 2 इंटू प्रिसिशन इंटू रिकॉल, और ये इससे डिवाइड किया जाएगा प्रिसिशन और रिकॉल को। F1 स्कोर प्रिसिशन प्लस रिकॉल, और इसका डिवाइड किया जाएगा 2 प्रिसिशन रिकॉल, यानी 2 की प्रिसिशन से मल्टीप्लीकेशन होगी और रिकॉल से मल्टीप्लीकेशन होगी, तो ये रिजल्ट आपका 0.79 समथिंग बैठेगा। इस पेपर को देख के हम समझ सकते हैं कि पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का पेपर है। ये एक अच्छा पेपर है, इजी भी है, स्टैंडर्ड भी है, और कह सकते हैं कि थोड़ा सा लिटिल बिट एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए हैं। तो ये क्वेश्चन की तैयारी हम सब करेंगे और अपने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ के करेंगे। यहाँ पे कमाल की बात समझने की ये है कि जब आप देखेंगे इस बार जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने दी है, इस मार्किंग स्कीम में सीबीएसई ने बकायदा मेंशन किया है कि कौन से बुक से पर्टिकुलर यूनिट है और पेज नंबर क्या है, जहां से आपको इसके आंसर सटीक तरीके से समझने के लिए मिल सकते हैं, डीप तरीके से देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयबिलिटी में अगर सेल्फ मोटिवेशन उस क्वेश्चन का आंसर था तो वो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, यूनिट 2 है, पेज नंबर 51 है, जहां से आप अपने आंसर को मैच करके जज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन, इस बार पहली बार ये प्रयोग शायद सीबीएसई कर रही है। जो मार्किंग स्कीम में कुछ चीजें आती थी वो बिल्कुल मार्किंग स्कीम में इस बार कौन सी बुक जो सीबीएसई की ऑफिशियल बुक है और किस तरीके से कौन सी यूनिट से आपको उसका रेफरेंसिंग आंसर मिल जाएगा और कौन से पेज नंबर पे आंसर दिया हुआ है। आपको सीबीएसई के इस क्वेश्चन पेपर के बारे में या किसी क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट है तो आप हमें जरूर बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।